जय हिंद साथियों। तो जैसे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल पर 11,098 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। साथियों, ये भर्ती पिछली बार वर्ष 2015 में निकाली गई थी और इस बार फिर से 2023 में ये भर्ती आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, बहुत ही लंबे इंतजार के बाद ये भर्ती निकाली गई है। ये ऑफिस वाला मस्त जॉब है, तो आप सभी को इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। और साथियों, आपकी तैयारी के लिए आज से हम सामान्य अध्ययन, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साथियों आपको डेली ये प्रैक्टिस सेट लाइव चैट के साथ मिलेगा। और साथियों, इस भर्ती के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस भर्ती की जानकारी के बारे में आपको अलग से एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर अश्वसेन? और साथियों, आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो साथियों देखिए, जैन धर्म की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो वर्धमान। ध्यान रखना है, वर्धमान ये महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। तो साथियों, इन सभी फैक्ट को आपको साथ में ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर। तो अगर आपने ऑप्शन बी को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऋषभदेव थे। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, पार्श्वनाथ कौन थे? साथियों, आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और बिल्कुल हम शुरुआत से प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और इस क्लास का टाइमिंग अभी रखते हैं दोपहर 3 बजे। तो डेली दोपहर आपको 3 बजे इस क्लास को अटेंड करने हैं लाइव चैट के साथ में। तो पार्श्वनाथ कौन थे? यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा साथियों, पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अभी हमने आपको बताया जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो टोटल 24, जिसमें 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी। तो फिलहाल यहाँ पे जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, इस एग्जाम में आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें केवल 70 से 75 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर से ही रहेगा। बाकी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के होंगे। और साथियों, आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग का क्लास भी बहुत ही जल्द स्टार्ट किया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए आगे देखिए, पार्श्वनाथ संबंधित थे। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, पार्श्वनाथ संबंधित थे। तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे कौन? तो पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो याद रखिएगा, 23वें तीर्थंकर थे। इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रश्नों को स्टार्ट किए हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप ना करें और पूरा क्लास को ध्यानपूर्वक अटेंड करें। साथियों, पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो महावीर स्वामी की बात करें, जो कि जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, कुंडग्राम में। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में। तो जन्म और मृत्यु आपको दोनों ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों, वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो अगर आपने ऑप्शन बी को बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताइए।
और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। और अगर आप लोग लिखना चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे आपका नोट्स तैयार होगा और वो नोट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आप लोग लिखने का प्रयास जरूर किया करें। तो देखिए, महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया था ये किस भाषा में दिया था? तो याद रखिएगा प्राकृत भाषा में, जिसको अर्ध मागधी भाषा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इस प्रश्न को आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर बताइए फटाफट से, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सोडियम को। याद रखिएगा सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो Na होता है। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। याद रखिएगा इन सभी फैक्ट को। चलिए आगे देखिए, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए सर्वोत्तम चालक का मतलब है सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है विद्युत का? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सिल्वर, जिसको चांदी कहा जाता है। ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी के बाद आता है तांबा। ध्यान रखना है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक में चांदी के बाद दूसरे स्थान पर आता है तांबा। और तड़ित चालक का जो निर्माण होता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि तड़ित चालक में किसका उपयोग होता है? तो इसी तांबा का उपयोग किया जाता है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस मिलती है? आंसर कीजिए आप सभी 9 के लिए, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10th लेवल का है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। चलिए आगे देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? आंसर कीजिए 10 के लिए, अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? तो इसके लिए हमने आपको शायद एक ट्रिक बताया था, चलिए फिर से बता देते हैं, ये आज नया क्लास है। तो इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है अनिल, अनिल या फिर अनिला। तो आ से क्या हो गया? अम्ल हो गया। नी से क्या हो गया? नीला हो गया। ला से क्या हो गया? लाल हो गया। तो ट्रिक को ध्यान से समझिए। तो आ से आपका हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला लिटमस पत्र और ला से लाल, यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? तो लाल कर देता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा 10 का? बी ऑप्शन, लाल कर देता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्षार लाल लिटमस को क्या करता है? तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल करेगा। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है नीला। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन से है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए आज नया क्लास है तो आज टारगेट रखते हैं 50 प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में, और 50 प्रश्न में से आज आपको कम से कम 20 से 25 प्रश्नों के ही सही से आंसर करने हैं। तो चलिए देखते हैं कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस टारगेट तक पहुंचते हैं, और कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है और नाम भी लिखना है अपना अपना। तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति जो है, याद रखिएगा ये डोडो पक्षी है। क्या है? डोडो पक्षी, ये विलुप्त जंतु प्रजाति है। आइए आगे देखिए, कायिक जनन किसमें पाया जाता है? आंसर कीजिए 13 के लिए फटाफट से, कायिक जनन किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है आलू में। कायिक जनन जो है ये आलू में पाया जाता है। अब देखिए साथियों, आलू में एक रोग होता है ब्लैक हार्ट। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ब्लैक हार्ट रोग जो है ये किस में होता है? तो आलू में। और ये किसकी कमी से होती है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट रोग होता है। ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? आंसर बताइए 14 के लिए, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है निषेचन। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है रक्त। तो देखिए रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच मान पूछा जाता है जो कि 7.4 होता है। और ये किस प्रकृति का होता है? तो इसे भी नोट कर लीजिए, रक्त जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त प्लाज्मा में जल का जो लगभग मात्रा होता है 90 से 92%।
तो बी ऑप्शन में दिया गया है 90% लगभग में। और साथ ही यहाँ से एक प्रश्न आप लोग और नोट कीजिए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अगर पूछे कि कितना रक्त पाया जाता है तो 5 से 6 लीटर। नोट कर लेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। आगे देखिए लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेड ब्लड सेल, तो इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हमने आंसर ही बता दिया, आरबीसी के नाम से जाना जाता है। और आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है, ये 120 दिनों का होता है। नोट कर लीजिए, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जिस भी अभ्यर्थी का जीके जीएस थोड़ा सा वीक है, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। आप लोग देखिएगा 10 से 15 दिनों के भीतर ही आपका जीके जीएस स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए डेली क्लास अटेंड करना है। तो एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी होती है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा आपको आयरन, एक ही बात है। तो आयरन जो है ये रक्त में ही पाया जाता है और आयरन की कमी से ही होता है एनीमिया रोग। आगे देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है मलेरिया रोग होता है। कौन सा? मलेरिया। यहाँ पे एड्स की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एक्वायर्ड होता है इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स बीमारी जो है ये किसके कारण होता है? नोट कीजिए, HIV। एड्स बीमारी जो है HIV वायरस से होता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है? यानी कि RBC। जब आप लोग अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आपके अंदर RBC जो है ये क्या होगा? तो RBC की संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है? RBC की संख्या बढ़ जाती है। अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए, अस्थायी चुंबक किससे बनते हैं? तो याद रखिएगा इस्पात से। यहाँ पे अस्थायी नहीं पूछा गया है, नर्म लोहा आंसर नहीं होगा, अस्थायी चुंबक पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा इस्पात से। तेल दीप की बत्ती में तेल खालिस्तान के कारण ऊपर उड़ता है। देखिए तेल दीप की जो बत्ती होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि बत्ती में जो तेल दिया में जो तेल होता है वो बत्ती के सहारे ऊपर तक जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो साथियों ये जो होता है केशिका क्रिया के द्वारा। ध्यान रखना यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, केशिकत्व। केशिकत्व क्रिया या केशिका क्रिया, कोशिका नहीं होगा। आगे देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अब साथियों यहाँ से आपको ट्रिक बताते हैं। एक पूछा जाता है ध्वनि तरंग और एक पूछा जाता है प्रकाश तरंग। तो दोनों में क्या अंतर है आपको समझाते हैं। देखिए ध्वनि में क्या सेंस है? ध्व। और अनुदैर्घ्य में भी देखिए बीच में क्या है? ध्व। तो जब भी पूछे ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या है तो आप लोग आंसर कीजिएगा अनुदैर्घ्य। और प्रकाश पूछे तो इसमें देखिए प्र है, तो अनुप्रस्थ में भी देखिए बीच में क्या है? प्र है। तो इस तरह से रिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा अनुदैर्घ्य। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? ये कौन सा तापमान है जिस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान होगा वो इक्वल होता है? तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल आंसर बता देते हैं, इसको याद कर लीजिए। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है? इक्वल होता है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो प्यारे साथियों कौन सा द्रव है जो ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है? तो याद रखिएगा पारा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। और प्यारे साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम अभ्यर्थी इस क्लास से जुड़ सकें और आपका क्लास डेली चलता रहे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऊर्ध्वापातन। आगे देखिए, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? और देखिए साथियों, हम आपको जितने भी प्रश्न बताएंगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको प्रश्नों के साथ जरूर बताएंगे। तो आज पहला क्लास है इसलिए हम थोड़ा सा कम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। तो साथियों ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है, याद कर लीजिए, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? ऊर्जा संरक्षण। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? अब यहाँ पे देखिए प्रकाश, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो अभी हमने आपको ट्रिक बताया था, ये अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा है? अनुप्रस्थ। और प्रकाश की गति हवा या निर्वात में पूछे तो 3 गुना
10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल है हवा या निर्वात में। आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम बना रहे प्रावर्तक सतह, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऊपर है चिकनी सतह, तो ये आपका हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और बीच में एक अभिलंब डालते हैं जिसको एन से डिनोट किया जाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कोण आई से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तन कोण को कोण आर से डिनोट करते हैं। और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, इसका मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो ये भी 60 डिग्री, यहाँ पर आपतन होगा। आइए आगे देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो प्यारे साथियों, वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है उसका कारण क्या है, तो धूल कण है। क्या है, धूल कण। चलिए आगे देखिए, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न बताते हैं। देखिए, जब भी पूछे लाल कलर, तो लाल कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जो इसका प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि लाल प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखरना, तो लाल प्रकाश जो है वो सबसे कम बिखरता है, जिसके कारण खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, जो कि बहुत ही दूर से देख सकते हैं लाल प्रकाश को। तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आइए आगे देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए साथियों, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लेते हैं, तो अवतल दर्पण को, याद रखिएगा। आगे देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, और आंसर करने के लिए अगर आपको और अधिक समय चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, कल से आपको अधिक समय दिया जाएगा आंसर करने के लिए। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है सेल्सियस में आपको याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये लगभग में 36.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है लगभग में। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि डॉक्टरों के पास आप जाते हैं तो बुखार नापता है तो फ़ारेनहाइट में ही नापा जाता है। लेकिन सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6, और केल्विन में अगर पूछे आपका तापमान कितना है तो 310 केल्विन। तो तीनों को ध्यान रखें। श्यानता की इकाई क्या है। तो प्यारे साथियों, श्यानता की इकाई पॉइज होता है, पहला ऑप्शन में दिया गया है। न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक है, न्यूटन। पास्कल दाब का है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। साथियों, वायुमंडल की बात करें तो जैसे कि ये हमारा अर्थ हो गया सरफेस, तो इसके ऊपर 5 परत है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बाहर में क्या है, बाह्यमंडल। तो इस 5 परत में जो पहली परत का नाम है इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। और इसी क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं, जैसे बारिश का आना, तूफान का आना, बिजली कड़कना, ये सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्षोभ मंडल, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या आता है, समताप मंडल, और इसी समताप मंडल में हवाई जहाज जितने भी होते हैं इसी में फ्लाई करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 5 अस्थायी सदस्य है। नाम भी आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन में 3 अस्थायी सदस्य का नाम देगा, एक दे देगा कोई दूसरा, तो उसमें आपको चुनना पड़ेगा। तो लिख लीजिए आप लोग अस्थायी सदस्य देशों के नाम। रूस है, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए, ये 5 अस्थायी सदस्य देश है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, इसे भी नोट कीजिए। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। तो साथियों, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो बहुत ही सिंपल है, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। ये प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन, लेकिन प्रोटॉन का नाम क्या था, रदरफोर्ड ने, जबकि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है जेम्स चाडविक। तो सभी को ध्यान रखें, आंसर आपका होगा ए ऑप्शन। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। तो यहाँ पर 39 का आंसर आपका हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। सहनामा किसकी कृति है। तो प्यारे साथियों, सहनामा की बात करें, यह फिरदौसी की कृति है, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और साथियों, अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहिए, यानी कि बिहार एसएससी इंटर एग्जाम में जो पूछा गया था, अगर आपको वो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियों पर, और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है और इसी पहाड़ी पर पाया जाता है टोडा जनजाति। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि टोडा जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? तो वल्केनाइजेशन, जिसको हिंदी में वलनीकरण कहा जाता है, और रबड़ के वल्केनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग होता है। प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है यंग गुणांक, और यंग गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? और साथियों आप लोग सेशन के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चरक संहिता जो है ये संबंधित है आयुर्वेद से, याद रखिएगा। चरक संहिता की बात करें तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो चरक ने। और चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कौन थे? तो कुषाण वंश का शासक था। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। आप लोग नोट कीजिए, ताशकंद समझौता ये भी पूछा जाता है, जो कि 1966 में हुआ था। तो शिमला समझौता पर इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हस्ताक्षर हुआ था, बेनजीर भुट्टो नहीं होगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो उस तत्व का नाम क्या है? तो 285 का मतलब 8 2 10 5 15, तो 15 परमाणु क्रमांक किसका होता है? आप सभी जानते हैं, फास्फोरस का। सी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945। अभी हमने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो साथियों मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है, याद रखिएगा ये कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो पेशावर एवं काबुल जो है एक दूसरे से, याद रखिएगा, खैबर दर्रा के माध्यम से जुड़े हैं। तो साथियों ये आखिरी क्वेश्चन था। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 50 प्रश्न में से हमने जो आपको टारगेट दिया था 20 से 25 प्रश्नों का, क्या आपने टारगेट को पार किया? तो फटाफट से कमेंट करके बताइए। और सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी को सेशन को एक लाइक जरूर करना है और सेशन को शेयर करना ना भूलें।